नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत ईपीएफओ से पेंशन की राशि कितनी होगी, इसको लेकर हम कंप्लीट आपको वीडियो में जानकारी देंगे। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखेंगे। चूंकि साल 2025 में ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। उनकी पेंशन एक ओर जहां 7,500 रुपये न्यूनतम मासिक हो रही है, वहीं वह कैसे पता करेंगे कि आखिरकार उनको किस क्राइटेरिया के अंतर्गत कितना पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 तमाम तरह की जो जानकारी है महत्वपूर्ण, वह आपको यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995, जिसे आमतौर पर ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन कोष बनता है जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद उसे मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। वहीं इस वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसकी पात्रता के बारे में, इसमें मानदंड क्या है, नियम क्या है, पेंशन की गणना कैसे की जाती है और वर्तमान में इस योजना में क्या बदलाव हो रहे हैं। चाहे आप एक कर्मचारी हों या फिर एक नियोक्ता हों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिरकार है क्या? ईपीएस 95 या फिर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है। यह योजना 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह आपको जानना चाहिए। योजना का नाम क्या रहता है? कर्मचारी पेंशन योजना 1995, इसको शॉर्ट में ईपीएस 95 कहते हैं। वहीं इसका प्रबंधन कौन करता है, संचालन कौन करता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ कहते हैं। वहीं इसका लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं। न्यूनतम योगदान की अवधि इसकी क्या होती है जिसमें पेंशन का लाभ संबंधित कर्मचारी को मिल सके? तो 10 साल की सेवा यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर रखी जाती है नियमानुसार। वहीं पेंशन की पात्रता की आयु कितनी होती है? तो 58 वर्ष, यहाँ पर 58 वर्ष होने के बाद वह पेंशन का पात्र हो जाता है संबंधित कर्मचारी, उनकी पेंशन चालू हो जाती है। न्यूनतम पेंशन की राशि इस योजना में कितनी होती है? वर्तमान में 1000 प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर अभी दिए जाते हैं। हालांकि यह जो राशि है तो 7,500 रुपये यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतम पेंशन की राशि 7,500 प्रति माह वर्तमान सीमा के अनुसार है। वहीं इसका जो योगदान होता है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से होता है और लास्ट में जो कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन योजना की पात्रता है क्या, यानी इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है या कौन पात्र है? ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। यहाँ मुख्य पात्रता शर्तें दी गई हैं, जिसमें नंबर 1 में ईपीएफओ सदस्यता होनी चाहिए। आपको ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। वहीं नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख पाएंगे सेवा अवधि।
सेवा अवधि पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी, यानी आप 10 साल तक काम किए हों। अब यहाँ पर तीसरा जो है सेवानिवृत्त आयु, सामान्य पेंशन योजना 58 वर्ष की आयु से शुरू होती है। वहीं जो चौथा नंबर पॉइंट है, वेतन सीमा 1 सितंबर 2014 से पहले शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए कोई वेतन की सीमा नहीं थी, लेकिन उसके बाद शामिल होने वाले के लिए 15,000 प्रति माह की सीमा लागू की गई। 15,000 ये अधिकतम है, वर्तमान नियम के अनुसार ये अधिकतम है, यानी अगर कोई अच्छी पोस्ट में कर्मचारी हैं संगठित क्षेत्र के तो उनको अधिकतम 15,000 रुपये पेंशन यहाँ पर देने की सीमा निर्धारित की गई 2014 में। अब EPS 95 पेंशन का कैलकुलेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आपके मन में भी सवाल आता है कि आप संबंधित योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आपको कितना लाभ मिलेगा हर महीने के हिसाब से पेंशन के रूप में। EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। यहाँ पेंशन कैलकुलेशन का तरीका समझाया गया है। पेंशन का जो फार्मूला है, पेंशन की गणना के लिए निम्नलिखित फार्मूला उपयोग किया जाता है। पेंशन को जानने के लिए मासिक पेंशन बराबर कितना मासिक पेंशन बनेगा, तो उसके लिए आपको पेंशन योग्य वेतन आपका यहाँ पर ऐड करना है, जितनी भी राशि है, और गुणे उसमें पेंशन योग्य सेवा ऐड करना है, उसमें 70 का भाग कर देना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। अब यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन यह आपके अंतिम 60 महीनों यानी 5 वर्ष के औसत मूल वेतन पर आधारित होता है। तो उसके अनुसार यानी 60 महीने का जो आपका वेतन है, राउंड ऑफ करके एक तो रहेगा नहीं, बढ़ेगा हर साल या फिर 6 माह में, तो आपका 5 साल का औसत वेतन लेना है। ये हम एग्जाम्पल से बताएंगे आगे। दूसरा है पेंशन योग्य सेवा, यह आपकी कुल सेवा अवधि है जो अधिकतम 35 वर्ष तक मानी जाती है। पेंशन योग्य जो सेवा है अधिकतम 35 मानी जाती है टोटल, यानी आपको 58 तक आयु तक काउंट कर लेना है। अब उदाहरण के साथ इसको हम समझेंगे, अच्छे से इसको नोट करिएगा। उदाहरण के साथ पेंशन का कैलकुलेशन, मान लीजिए एक कर्मचारी ने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 30 साल उन्होंने काम किया और उसका औसत पेंशन योग्य वेतन जो है 15,000 प्रति महीने निकला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मासिक पेंशन कितना बनेगा? मासिक पेंशन में 15,000 यहाँ पर होगा जो वेतन निकला औसत 60 महीने का, और यहाँ पर इसमें 30 साल सेवा उन्होंने की, तो 15,000 गुणे 30 और उसमें 70 का भाग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पर 4 लाख, यहाँ पर 45 लाख हो गया, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 45 लाख हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 4,50,000 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 4,50,000 होगा, इसमें 70 का भाग कर देंगे, तो आपकी जो मासिक पेंशन है वो निकल आएगी 6,428.57। ये आपकी मासिक पेंशन बनी। अब आप इस नियम से, इस फार्मूले से अपना भी निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। अब इस उदाहरण में कर्मचारी को लगभग 6,429 प्रति महीने के हिसाब से मासिक पेंशन मिल रही है। हालांकि ये पुराना फार्मूला है, अभी जो नया फार्मूला लागू होगा उसमें ये ऑटोमेटिक जो है डबल हो जाएगी। अभी जो है हर पेंशन स्कीम, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने हायर पेंशन स्कीम की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन, बेसिक सैलरी पर आधारित उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकता है। अब हायर पेंशन स्कीम की जो मुख्य बातें हैं, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए होती है जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPF के सदस्य थे। कर्मचारी अपने पूरे वेतन पर 8.33% योगदान दे सकते हैं, न कि केवल 15,000 की सीमा तक। अब इससे सेवानिवृत्त के समय मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि EPS 95 पेंशन
कई प्रकार की होती है, आप शायद नहीं जानते हो। तो ईपीएस 95 पेंशन के प्रकार। ईपीएस 95 पेंशन के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन ईपीएफओ प्रदान करता है, जैसे कि सुपर एन्युएशन पेंशन। ये 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली मुख्य पेंशन होती है। फिर है एक ईयरली पेंशन। ये 50 वर्ष की आयु से कम पेंशन के साथ शुरू की जा सकने वाली पेंशन होती है। फिर है विधवा पेंशन। सदस्य की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को मिलने वाली पेंशन होती है। फिर बाल पेंशन। मृतक सदस्य के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक मिलने वाली पेंशन होती है। फिर है अनाथ पेंशन। माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों को मिलने वाली पेंशन होती है। विकलांगता पेंशन। स्थायी विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली पेंशन होती है। तो ये हो गए कुछ पेंशन के प्रकार। अब ईपीएस 95 पेंशन में हाल के बदलाव और प्रस्ताव क्या होने जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और प्रस्ताव हाल ही में सामने आए हैं, जैसे कि न्यूनतम पेंशन की वृद्धि। सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 प्रति महीने करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ। 7500 रुपये की डिमांड यहाँ पर पेंशन भोगियों की तरफ से वित्त मंत्री के पास रखी गई है। अब यहाँ पर अधिकतम पेंशन की सीमा। वर्तमान में अधिकतम पेंशन 7500 प्रति माह है, लेकिन इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये 7500 अधिकतम है, तो इसको न्यूनतम और अधिकतम सीमा अलग से किए जाने का अनुरोध किया गया है। अब डीए लिंकेज। पेंशनरों ने मांग किया है कि पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए। वहीं चिकित्सा के लाभ। पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए मुख्य चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी की गई है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है, ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म 10D डाउनलोड करना है और उसको भरना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी को उसके साथ लगाना है। भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज अपने नियोक्ता को जमा करना है, कंपनी जहां पर आप काम कर रहे हैं। नियोक्ता फॉर्म को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करेगा, अपने कार्यालय से फॉरवर्ड करेगा। ईपीएफओ आवेदन की जांच करेगा और स्वीकृति के बाद पेंशन शुरू कर देगा और आपका आवेदन मान्य कर दिया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित आपके मन में जो सवाल हैं उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर है जैसे कि 58 वर्ष से पहले पेंशन ले सकता हूं कि नहीं, तो उसका उत्तर है हाँ, आप ले सकते हैं। 50 वर्ष की आयु से ईयरली पेंशन ले सकते हैं, लेकिन इस पर राशि आपको कम मिलेगी। फिर प्रश्न है कि क्या मैं अपनी पेंशन की राशि को बढ़वा सकता हूँ, इसका उत्तर भी है हाँ, आप हायर पेंशन स्कीम के तहत आप उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। फिर प्रश्न है कि मेरी पेंशन कब से शुरू होगी, उत्तर है आमतौर पर आपकी पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी होने के अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी। फिर प्रश्न है कि क्या मैं एक मुश्त राशि निकाल सकता हूं, तो उत्तर है हाँ, आप अपनी कुल पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं। फिर है प्रश्न कि क्या मेरी पेंशन मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार को मिलेगी, तो इसका उत्तर है हाँ, आपकी मृत्यु के बाद आपके पति बटे पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपने देखी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा और आपसे निवेदन रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।